हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। कल हमने भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के बचे हुए पार्ट को देखेंगे। तो देखिए, डीपीएसपी। तो कल हमने देखा कि जो डीपीएसपी था वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। जो कहाँ से प्रेरणा ली गई है इसकी, आयरलैंड, जो आयरलैंड देश है, आयरलैंड देश से प्रेरणा ली थी। प्रेरणा वह एक जो भारतीय शासन अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उससे इसकी प्रेरणा ली गई थी। तो कल हमने आर्टिकल 43 तक याद कर लिया था। आज हम आगे के आर्टिकल्स को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो फैक्चुअल काम है वो फैक्चुअल काम कर लेते हैं। उसके बाद हम जो आगे का जो हमारा डीपीएसपी को डिटेल में समझना है उसको समझेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था 43 तक। अब देखिए 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। देखिए, जो हमने 44 में देखिए 4 और 4 सेम है। तो यहां हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, तो इसको हम क्या, यानी यूसीसी, कॉमन सिविल कोड। तो देखिए 44 को कैसे याद रख सकते हैं। 44 को याद रखने का तरीका है कि 4 दोनों सेम है, यानी कि समान नागरिक संहिता। ये भारत जो राज्य है उसका दायित्व होगा कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करे। इसी के साथ देखिए 45 को किस प्रकार याद कर सकते हैं। देखिए काउंटिंग करिए, 4, 5, इसके बाद क्या आएगा 6। तो 6 वर्ष, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा वह जो उनकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का बाल्यावस्था देखभाल, ये राज्यों का दायित्व होगा। देखभाल, देखभाल यह राज्य का दायित्व होगा। इसी के साथ देखिए 46 में, 46 में कैसे याद कर सकते हैं। देखिए 4, 6, 7 से, तो से क्या बनता है, एस सी एस टी, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति। यानी कि इसमें क्या है, एस सी, जो एस टी और कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग, कमजोर वर्गों का जो राज्य है वो क्या रखेगा, संरक्षण करेगा, हितों का संरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए 47 में के कैसे याद रख सकते हैं 47 को। देखिए 47 को याद रखना आसान है। आपने एक गाना सुना हो 47 वेट ऐसा कुछ करके, तो उसको याद रख सकते हैं कि 47 वेट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। एक गाना था जो हमने सुना था कि 47 वेट कुड़ी दा, ऐसा कुछ करके। तो उससे आप इसको याद रखते हैं कि जो 47 वेट है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो 47 वेट को मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छी डाइट चाहिएगी, जो पोषायुक्त है आहार चाहिएगा, जन स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, पोषायुक्त, पोषायुक्त आहार, जन स्वास्थ्य सुविधाएं, सेवा राज्य उपलब्ध कराएगा। ये सभी राज्य उपलब्ध कराएगा। पोषक आहार, जन स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी राज्य की जिम्मेदारी होगी अपने नागरिकों को प्रदान करना। उसी के साथ देखिए 48 को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए मुझे नहीं पता शहरों में ये कहावतें या कहानियां चलती है, लेकिन गांव में चलती है कि देखो 4 दूनी 8, यो ऐसे जाट ऐसा वगैरह कुछ जो कहानियां होती हैं वो चलती रहती हैं गांव में। तो आप उससे याद रख सकते हैं अगर गांव से हैं। शहर से हैं तो भी आप इसको याद रखते हैं कि 4 दूनी 8 जो जाट, और जाट जो जो वर्ग है हमारे समाज में
वो ज्यादातर कृषि वगैरह करता है। मतलब सामान्यतः बता रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि मतलब वो कृषि करते हैं। मतलब ऐसा माना गया है कि जो जाट वर्ग है वो ज्यादा किसान वर्ग से ज्यादा संबंधित है, कृषि ज्यादा करता है। जो जो व्यक्ति किसान है उसके पास पशु जरूर मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या है, पशु कृषि व पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार, बढ़ावा। इसी के साथ 48A है, इसी का पार्ट 48A। देखिए इसमें कृषि और पशुपालन है। तो कृषि और पशुपालन के लिए क्या हमें क्या बचाना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, हमें वन संरक्षण करना पड़ेगा। तो जो 48A है उसके अंतर्गत क्या है, व पर्यावरण व वन संरक्षण, राज्य का दायित्व होगा ये संरक्षण। तो देखिए इसी के साथ जो 49 है, 49 के अंतर्गत क्या है कि जो हमारे स्मारक हैं, स्मारक या कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज या जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना, उनका सम्मान करना। ये क्या होगा, हम सभी नागरिकों और जो जो राज्य है उसका दायित्व होगा कि उनको वो उनका संरक्षण करके रखे, उनके महत्व को बरकरार रखे। जो 50 है, देखिए 50 को कैसे याद कर सकते हैं, 50 का याद कर सकते हैं कि 50-50, यानी कि हमने आधा आधा बांट दिया कामों को। किसके कामों को, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों को। यानी आर्टिकल 50 में बताया गया है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसका जो क्षेत्र है कार्य करने का, वो उसके अंतर्गत पृथक यानी अलगाव रखना है। यानी कि जो राज्य को ध्यान रखना है कि जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं, जो न्यायपालिका के जो कार्य हैं, उनके बीच अलगाव होना चाहिए, यानी उनके काम आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए। यानी उनका कार्य क्षेत्र अच्छे से बटा हुआ हो और उसी कार्य क्षेत्र में बंधकर वो काम करें। तो इसमें बताया गया है कि जो कार्यपालिका है, जिसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए कार्यपालिका, आर्टिकल 50 और 51। तो इसमें बताया गया है कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलगाव, यानी याद रख सकते हैं आप 50-50 से, यानी दोनों के कामों को 50-50 आधा आधा बांट रखा है हमने, अलगाव इन दोनों के अंदर। 51 के अंतर्गत याद आप कैसे याद रख सकते हैं 51 को, देखिए आप देखिए शादी विवाह या जो दान के कार्य हैं उसके अंतर्गत 51, 101, 1001, 1011, 11 रुपए ऐसे डाले जाते हैं। तो 51 को आप याद रख सकते हैं कि दान है वो शांतिपूर्वक होने चाहिए, यानी दान, क्योंकि देखो 51, 101 ऐसी चीजें दान दी जाती हैं। तो जो 51 है 51, उसके याद रख सकते हैं कि दान, और दान कैसे दिया जाता है, दान शांतिपूर्वक देना चाहिए। यानी दान देने के बाद ज्यादा गुणगान या उसको लोगों को बताना नहीं चाहिए कि हमने दान दिया है, ये किया है, वो किया है। तो दान को क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण माहौल रखना चाहिए, शांतिपूर्ण। जो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उन्हें शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। ये क्या है, राज्य का दायित्व है। तो इसी के साथ हमारे जो आर्टिकल है, यानी जो फैक्चुअल पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो डीपीएसपीज हैं उसके थोड़ा से और डिटेल में पढ़ेंगे, और अदर एग्जाम्स के लिए जो ये वीडियो वैसे तो ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए रहेगी, लेकिन ये जो छोटे एग्जाम्स हैं कांस्टेबल 12th लेवल के, उसके अंतर्गत केवल आर्टिकल याद रखना, फैक्चुअल याद रखना से काम चल जाता है। वह ऐसे ये जो BN राव थे, ऊपर जो मौलिक अधिकार थे उनकी जो उपसमिति थी के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्हें याद रखना से काम चल जा सकता है। और इसी के साथ जो मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था, जो मौलिक अधिकार की जो उप समिति के जो अध्यक्ष थे KP राजगोपालाचार्य, ये फैक्चुअल बातें याद रखने से, जो आर्टिकल याद रखने से काम चल जाता है। लेकिन जो अदर एग्जाम होते हैं जिसके अंदर हमें रिटर्न में लिखना पड़ता है, या फिर हमें थोड़ी गहराई के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर हमें 4 ऑप्शंस में बड़ी बड़ी हेडिंग्स में प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो उनके लिए थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे हम। तो देखिए
जो डीपीएसपी थे, ऐसा कहा था कि जो हमारे डीपीएसपी हैं उनको जो अन्य देशों के विचारक हैं, जो अन्य देशों के सिद्धांत हैं, उन सभी के समन्वय के साथ बनाया गया है। यानी कि जो डीपीएसपी में आपने देखा होगा कि सभी सिद्धांतों का समन्वय है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद भी मिलेगा, उदारवाद भी मिलेगा, आपको समाजवाद के लक्षण भी मिलेंगे, आपको गांधीवाद के लक्षण भी मिलेंगे। तो देखिए, हम डीपीएसपी को क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो शासन की व्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या है। देखेंगे शासन का मूल आधार, राज्य का शासन का मूल अधिकार क्या है, मूल आधार क्या है। तो देखिए, राज्य का जो शासन करने का तरीका है उसका यही तरीका है। पहला है कि जो राज्य होगा वो कल्याणकारी होगा, यानी कल्याणकारी शासन, कल्याणकारी राज्य क्या होगा, कल्याणकारी होगा। तो राज्य कल्याणकारी कैसे हो सकता है, अब सोचिए इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल हम रख सकते हैं। एक तो 37 जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य कल्याणकारी होगा। हम 39 रख सकते हैं इसके अंतर्गत, और ए रख सकते हैं 39 का। लेकिन 39 कौन सा था, जिसमें कुछ सिद्धांत थे जिसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व होगा कि वो संपत्ति केंद्रीकरण को रोकेगा। इसी ए था 39 ए, उसमें बताया गया था कि समान न्याय व निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा राज्य। तो ये कल्याणकारी राज्य में आते हैं। उसके के साथ जो सेकंड हम बांट सकते हैं इसके अंतर्गत कि समाजवाद के तत्व, समाजवाद। तो समाजवाद के लक्षण आपको कौन से मिलेंगे। समाजवाद का सिंपल मतलब अभी हम पढ़ेंगे, समाजवाद की थोड़ी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा को देखेंगे आगे। तो समाजवाद में हम कौन से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 38 को, 39, 41, इन सभी को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, समाजवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये समाजवाद में आएंगे। और इसी के साथ अगर हम देखना चाहें थर्ड में, तो थर्ड में हम रख सकते हैं सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक हित, आर्थिक कल्याण। इससे आर्थिक कल्याण से क्या मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका वितरण, संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि सभी की जरूरतें पूरी हो। यानी कि जो धन है उसका केंद्रीकरण हो, यानी कुछ लोगों के हाथ में धन न जाए, संपत्ति न जाए। तो इसके अंतर्गत हम 39 रख सकते हैं। और जो सामाजिक है इसके अंतर्गत हम कौन सा रख सकते हैं, 44 रख सकते हैं। क्योंकि समाज में क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी सभी के लिए कानून है वो समान होना चाहिए। ये हम इसके सामाजिक व आर्थिक कल्याण के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये हमने देखा शासन का मूल आधार क्या है। तो राज्य के शासन का मूल अधिकार है कि राज्य कल्याणकारी होगा, उसमें समाजवाद के भी गुण होंगे, और उसी के साथ उसमें सामाजिक व आर्थिक कल्याण भी राज्य का दायित्व होगा अपने नागरिकों को देना। ये हमने देखा। अब देखिए, जो डीपीएसपी है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। एक है पूंजीवाद, पूंजीवाद या उदारवाद। पूंजीवाद के बाद ये उदारवाद आता है। पूंजीवाद में जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः है बाजार आधारित होती है। इसी के साथ हम रखेंगे समाजवादी तत्व, इसी के साथ हम रखेंगे गांधीवादी तत्व, गांधीवादी तत्व। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं इन शब्दों का मतलब क्या है। ये अन्य अन्य देशों की महान दार्शनिकों के सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं। जो पूंजीवाद और उदारवाद का सिद्धांत है वो मूलतः है यूरोप के देशों का सिद्धांत है, क्योंकि वहां अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित हैं, स्वतंत्र हैं, और बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। और जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप बाजार के आधार पर एक फेयर कंपटीशन के आधार पर जो अच्छा होगा वो आगे निकल जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा पीछे रह जाएगा। तो उस आधार पर, बाजार के आधार पर तय होता है अर्थव्यवस्था। जबकि समाजवाद जो मूलतः है यूएसएसआर, जो रशिया का जो संघ था, रशिया एक संघ था पहले जो 15 देशों में बट गया था बाद में, उसका जो सिद्धांत है उसे समाजवादी सिद्धांत कहलाता है। यानी कि देखो, जिसके अंत में वाद लगेगा वो मूलतः सिद्धांत को रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी समाजवाद ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत क्या है, जो अर्थव्यवस्था है वो राज्य के हाथों में होगी, वह जो राज्य के जो संसाधन होंगे उसका समान वितरण किया जाएगा और राज्य जो कल्याणकारी होगा। तो ये समाजवाद के तत्व हैं। जो गांधीवाद है वो ऐसा सिद्धांत है जो अहिंसा अहिंसा पर बल देता है, सत्य ईमानदारी पर बल देता है, एक जो न्याय का है एक अलग रास्ता निकालता है, पूंजीवाद और समाजवाद से एक नया रास्ता निकालता है जिसमें ना तो हमें कोई संघर्ष करना पड़ता, ना ही हमें ऐसा समाज में बिल्कुल उदार या फिर बिल्कुल ही वितरण करना पड़ता जो कि मध्य वर्ग को ज्यादा महत्व देता है। इसमें बताया गया है गांधीवादी सिद्धांत एक नया रास्ता चुनते हैं जिसमें अहिंसा, जिसके अंतर्गत जो शासन का विकेंद्रीकरण है वो अपनाया गया है, ग्राम पंचायतें का शासन है वो अपनाया गया है। तो ये गांधीवादी तत्व हैं। तो देखिए इसमें पूंजीवाद और उदारवाद में हम कौन कौन से आर्टिकल रख सकते हैं। देखिए पूंजीवाद और उदारवाद में हम रख सकते हैं आर्टिकल 44 को, 45 को भी रख सकते हैं, जो 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को बाल अवस्था में शिक्षा सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। 48 रख सकते हैं कृषि और कल्याण, क्योंकि कृषि और कल्याण को वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देगा राज्य, तो बाजार आधारित हुआ। तो इसी के साथ हम 51 रख सकते हैं कि जो राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का ध्यान रखेगा, ऐसे कानून बनाएगा। जैसे देखिए इसमें जो समाजवादी तत्व हैं उसके अंतर्गत हम क्या रख सकते हैं, समाजवादी तत्वों के अंतर्गत। और जो गांधीवादी तत्व हैं, देखिए गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत हम सबसे पहले रख सकते हैं 40 को, आर्टिकल 40 को। 40 को किस लिए, 40 में क्या था, 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान था। क्योंकि देखिए जो गांधी जी थे उन्होंने उनका मानना था कि जो शासन की जो व्यवस्था है, जो शासन का जो प्रकार है वो नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। यानी उनका मत जो शासन का विकेंद्रीकरण की तरफ था। यानी कि अगर गांधी जी की मानी जाती तो जो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए हैं, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों का गठन, ये बहुत पहले जाते अगर गांधी जी की मानी जाती तो। लेकिन उससे पहले ही गोडसे ने उनकी मृत्यु कर दी। तो इनका मानना था कि शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो शासन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाने का क्या मतलब है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि जो शासन है वो सबसे पहले ग्राम पंचायतों के स्तर पर, फिर शहरों पर, फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और ऐसे ऐसे करके केंद्र तक पहुंचे। यानी है हर एक वर्ग पर जो राज्य है उसके शासन का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, शक्तियों का वितरण होना चाहिए। किसी एक के अंग के पास संपूर्ण शक्ति न हो, जिस पर केंद्र के पास आ शक्ति ना हो, राज्य के पास आ शक्ति ना हो, जो शक्ति का केंद्र है वो सेंटर ना हो, कोई एक सरकार ना हो, वो बढ़ता रहना चाहिए, सभी में सभी भागों में बढ़ता है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण। तो गांधी जी इसमें विश्वास रखते थे। तो 40 को रख सकते हैं हम इसके अंतर्गत। उसी के साथ हम किसको रख सकते हैं, हम 41 को रख सकते हैं। 41 में क्या बताता है, 41 बताता है कि जो सभी व्यक्तियों को निर्वाह योग्य क्या मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए जरा कि उनका क्या उसके गुजारा उसके। 41 को रख सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें रख सकते हैं कि जो समाज है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, पोषाहार युक्त भोजन मिलना चाहिए सभी को। तो पोषाहार युक्त किसी में था, याद कीजिए 47 वेट को हम कैसे क्या मेंटेन रख सकते हैं, डाइट के द्वारा। तो 47 रख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये गांधीवादी तत्वों में हम ये रख सकते हैं। इसी के साथ हम जो समाजवादी तत्व उसमें रख सकते हैं कि राज्य कल्याणकारी होना चाहिए। तो राज्य कल्याणकारी 39 रख सकते हैं कि जो वितरण है संपत्ति का वो सभी में बंटना चाहिए, 39 रख सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 41 रख सकते हैं, 43 रख सकते हैं। ये सभी आर्टिकल हम इनके अंदर रख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अब जो राज्य निदेशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार है उनके अंतर्गत विवाद क्या है। तो हम देखेंगे विवाद, विवाद व न्यायपालिका के संबंध।
देखिए इसके अंतर्गत जो पहला विवाद था, क्योंकि मूल अधिकारों और जो डीपीएसपी है उसके अंतर्गत विवाद ये है कि जो डीपीएसपी हैं वो केवल नैतिक हैं। उनको बताया गया है कि जब जब भी सरकार, जब भी राज्य अपने नीति निर्माण या कानून का कार्य बनाने का कार्य करेगा तो इन्हें ध्यान में रखकर बनाएगा। और जो मूल अधिकार उसमें लोगों को अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला संघर्ष उत्पन्न होता है, पहला संघर्ष वो होता है चमकम दोहराई राजनवाद में। चमकम दोहराई राजनवाद में। चमकम दोहराई राजनवाद में क्या था कि जो उच्चतम न्यायालय है उसने मूल अधिकारों को अधिक महत्व दिया था, यानी कि मूल अधिकारों को महत्व अधिक महत्व दिया, इनको अधिक महत्व दिया था। अधिक के लिए हम दर्शाते हैं ऐसे एरो, तो इनको अधिक महत्व दिया था। इसके अंदर समस्या क्या थी, जो मद्रास सरकार थी, मद्रास सरकार ने जो जाति के आधार पर शिक्षा संस्थान में क्या दिया था, आरक्षण प्रदान कर दिया था। और उस समय क्या कहना था कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो बताया गया कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों पर धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसके उल्लंघन के आधार पर कहा कि मूल अधिकारों का अधिक महत्व है डीपीएसपी से, तो आप ऐसे नहीं कर सकते और उनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम था उसके अंतर्गत जो 19(1)(f) था, संपत्ति के अधिकार, और जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39(b)(c) था, बी और सी, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। ऐसे कुछ नैतिक सिद्धांतों को राज्य क्या करेगा, आत्मसात करेगा या अपनाएगा अपनी नीति निर्माण में। तो इनके अंतर्गत विवाद था। और इसी के साथ फिर आता है गोपाल का गोपालनवाद। तो इसमें क्या था गोपालनवाद में कि जो राज्य था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राज्य है वो किसी भी आधार पर डीपीएसपी से जो मूल अधिकार हैं वो हमेशा उनके महत्व वो ऊपर रहेगा। यानी गोपालकमवाद में भी क्या कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि जो मूल अधिकार हैं उनका महत्व डीपीएसपी से ऊपर रहेगा, यानी किसी भी आधार पर डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि इसमें बताया गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उल्लंघन नहीं होगा। तो अब इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने जवाब दिया। तो देखिए आगे ये विवाद बढ़ता रहा। अब संसद ने प्रतिक्रिया दी। संसद की प्रतिक्रिया क्या रही, संसद की प्रतिक्रिया। तो संसद ने संविधान संशोधन किया और जो अनुच्छेद 34 था, अनुच्छेद 24, 25 संशोधन किए और उसमें कहा कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19, 21, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो देखिए, क्योंकि ऐसा संसद ने क्यों कहा,
क्योंकि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है जो संविधान ने उन्हें दी है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है। तो उच्चतम न्यायालय को प्रतिक्रिया के रूप में संसद ने कहा कि चूंकि हमारे पास संविधान संशोधन की शक्ति है और अनुच्छेद 368 के तहत जो हमें न्यायालय ने नहीं दी, जो हमें संविधान से प्राप्त है, उसके तहत हम संशोधन कर सकते हैं और डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकार के किसी भी अनुच्छेद यानी कि 19, 21, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। अब देखिए अब उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद, जो कि लैंडमार्क केस था। केशवानंद भारतीवाद में क्या था, जो न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, क्योंकि न्यायालय परेशान हो चुका था। एक बार न्यायालय आदेश दे रहा था, उस आदेश को न लागू करने के लिए संसद क्या कर देती थी, संविधान संशोधन कर देती थी। फिर न्यायालय दोबारा से आदेश देता था, उसके बाद फिर न्यायालय में क्या थी, जो केस थे हो जाते थे और उसके बाद फिर न्यायालय को आदेश देना पड़ता था और संसद उसकी प्रतिक्रिया फिर से संशोधन कर देती थी। तो इस झंझट से खत्म करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय लेके आया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। जो हमने पहले ही पढ़ा था, ये वो फिर से दोहरा देते हैं इसको कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है कि जिस प्रकार हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, जिसपे हमारा शरीर टिका हुआ है, स्केलेटन पे जो आधारभूत ढांचा है हमारा शरीर का, उसी प्रकार संविधान का भी एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अगर उस पे कुछ आंच आती है तो पूरे संविधान खोखले बर्तन की बात हो जाएगा, खोखले वस्तु की बात हो जाएगा। अगर हम ढांचे को तोड़ देंगे तो फिर संविधान का महत्व क्या रह जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आधारभूत ढांचे का जो स्वरूप है, संसद उसे परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके अलावा भारतीय संसद किसी भी अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अपनी संशोधन शक्ति के द्वारा संशोधन कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है, परंतु उससे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें भी कहा गया कि जो मूल अधिकार है, उसका आप उल्लंघन कर सकते हैं। उल्लंघन को वैध मानना और डीपीएसपी को महत्व दिया और कहा कि जो 19, 31 और 21 है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है और इसको वैध मान लिया गया और इसी के समक्ष और फिर उसे चुनौती दी गई। लेकिन इसके बाद फिर सरकार ने फिर से, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और प्रतिक्रिया दी और उसने सोचा कि अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में न्याय दे दिया, इसे वैध मान लिया है, तो उसने एक और संशोधन किया जिसे हम 42वां संशोधन कहते हैं। 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। इसके अंदर उसने कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। तो इसको चुनौती देने के लिए फिर दोबारा उच्चतम न्यायालय में केस गया कि भाई अगर सरकार सभी के सभी मूल अधिकारों को ही परिवर्तन कर देगी तो फिर ब्रिटिश सरकार में और जो वर्तमान सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, उसमें अंतर क्या रह जाएगा। अगर व्यक्ति के मूल अधिकार ही सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति को मूल अधिकार ही प्राप्त नहीं है, तो फिर जो ब्रिटिश शासन था और जो ये भारतीय शासन, उसमें अंतर क्या हुआ। सभी तो सेम है, क्योंकि देखिए जो शासन व्यवस्था है वो तो ब्रिटिश शासन में भी चल रही थी। ब्रिटिश शासन में हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास अधिकार नहीं थे, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम कुछ अपनी मांगे मनवा नहीं सकते थे। कंपनी जो चाहती थी उसी प्रकार से कर वसूलती थी, कर लगाती थी, व्यवस्था चलाती थी, अपनी मनमर्जी चलाती थी। लेकिन जब
हम मूल अधिकार व्यक्तियों को देखते हैं तो उससे ये जो संविधान उसकी असल महत्व समझ में आता है। इसीलिए आर्टिकल 32 है जिसमें किसी भी मूल अधिकार के हनन पर हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है, संविधान की आत्मा बताया है उस अनुच्छेद को। तो इसलिए उसके बाद इसे चुनौती मिली इंदिरा गांधी सरकार के इस संशोधन को, 42 संशोधन को चुनौती दी गई। और चुनौती किस चुनौती चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स वाद के अंतर्गत, मिनर्वा मिल्स वाद, इसके अंतर्गत चुनौती दी गई। और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार के पास संशोधन की शक्ति है तो अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु संसद किसी भी ऐसे संशोधन में परिवर्तन, मूल अधिकारों में संशोधन से परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे संविधान की आधारभूत ढांचे को ठेस पहुंचती है। तो मिनर्वा मिल्स वाद में उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आधारभूत ढांचा, जो आधारभूत ढांचा है संविधान का, आधारभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और बाकी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है, केवल आधारभूत ढांचे को कोई भी ठेस न पहुंचे, ये संशोधन करते समय, परिवर्तन करते समय सरकार ध्यान में रखे। तो ये हमारा समाप्त हो गया यहाँ विवाद का विषय। और वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का ये कहना है कि जो संसद है वो अपनी संशोधन जो शक्ति है संसद को मिली हुई है संविधान के द्वारा, उसका प्रयोग कर सकती है, किसी भी 19, 31 और 21 में परिवर्तन कर सकती है संशोधन द्वारा। परंतु संसद ऐसा कोई भी परिवर्तन मूल अधिकारों में नहीं कर सकती जो कि आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, आधारभूत ढांचे को ठेस पहुंचाता है। तो वर्तमान में ये स्थितियां हैं और समस्याएं भी सुलझ गई हैं। अब ये हमारे डीपीएसपी इसी के साथ यहाँ समाप्त होते हैं और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।